बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बालों के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। बाल इंसानी शख्सियत का एक अहम हिस्सा होते हैं और घने बाल इंसानी खूबसूरती और दिलकशी में इजाफ़ा करते हैं और यही वजह है कि अगर बाल गिर रहे हों, कम हो रहे हों या फिर गंजापन स्टार्ट हो रहा हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये बहुत एक आम मसला बनता जा रहा है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में हेयर फॉल बहुत बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। यहाँ तक कि 17 साल के बच्चे में भी हेयर ट्रांसप्लांट की इतलात हैं। अगर वजूहात की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें जेनेटिक्स, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, इसके अलावा गैर मियारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। और जहाँ तक मौसम की बात है तो आजकल मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से बालों में खुश्की हो जाती है, वो भी हेयर फॉल का बाइस बनती है। सदियों से बहुत सारे नुस्खे बालों की सेहत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के ऑलिव ऑयल का मसाज, आंवले और रीठे का इस्तेमाल। इसी तरह इंटरनेट पर भी आपको बहुत सारे मशवरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन तमाम एफर्ट्स का कोई रिज़ल्ट ना आ रहा हो, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ PRP एंड हेयर ट्रांसप्लांट। और इसी पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशर डाह, जो कि एक जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं फ़रुख नौशीन साहिबा, जो कि ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम जी, बालों के मसाइल, आप ये बताइएगा डॉक्टर मुबशर कि ये जिस तरह कि मैंने कहा कि बहुत कॉमन मसला बनता जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या हैं और क्या हेयर फॉल ख़वातीन और मर्दों दोनों में होता है? अच्छा मैडम, इसमें यह है कि जो हेयर फॉल का इशू आजकल जो हमारी प्रैक्टिस में चीज़ें सामने आ रही हैं वो यह है कि दोनों में है, बट ज़्यादा इसको फेस करते हैं जो हमारे जेंट्स हैं या मर्द हैं या लड़के हैं। ठीक है, उसमें होता यूँ है कि आफ्टर प्यूबर्टी हेयर फॉल का स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन रीज़न बनती है ना, वो जिस तरह आपने खुद ही बताया यहाँ पे कि जी इसकी रीज़न बनती है कि जी आपकी इनहेरिटेंस में कुछ जेनेटिक्स होता है कि जी इसमें जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। आपने देखे होंगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि जी कुछ लोग हैं कि जिनका अबव 60 तक भी हेयर बिल्कुल ठीक रहते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके आफ्टर 17 आफ्टर 20 हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और अप टिल 30 उनका अच्छा खासा जो हेड है वो बाल्डनेस की तरफ चले जाते हैं। वो इसमें होता यूँ है कि जो इस डिफरेंट रीज़न हैं हेयर फॉल की ना, पहली रीज़न ये है कि जी कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं लेते। एग्जैक्टली, डाइट ना लेने की वजह से हेयर फॉल एक मेजर फैक्टर है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें जिंक है, बायोटिन है, आयरन है, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बड़े इफेक्टिव और बड़े ज़रूरी हमारे वो हैं, मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। लेकिन होता क्या है कि जी कि लोग जो डाइट लेते हैं वो जंक फूड होती है और इतनी हेल्दी नहीं होती और सारी हमारी जो वाइटामिन और मिनरल्स को पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि ख़वातीन की बात करूँ स्पेशली, तो ख़वातीन ये होते हैं कि अक्सर डाइटिंग प्लान करती हैं। आपने देखा होगा कि जी कि ख़वातीन वेट रिड्यूस करने के लिए डाइट प्लान करते हैं, तो डाइट प्लान की वजह से उनका क्या होता है कि जो हेयर को रिक्वायर्ड मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। जेनेटिकली जो मर्दों में ज़्यादा होने की रीज़न क्या है? मर्दों में ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन होता है जो कि DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और ये जाके हमारा जो लोकल एरिया है, जो स्काल्प स्पेशली, वहाँ पे जाके ये हेयर की स्ट्रेंथ को वीक करता है और हेयर फॉल को इंक्रीज़ करता है। और साथ ये है कि जो हेयर होते हैं उनको दोबारा ग्रो, जो है हमारे हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। अच्छा, ये एक मेन फैक्टर है मर्दों में ज़्यादा होने की वजह से और ख़वातीन में कम होना, जो इसके रीज़न है। लेकिन जो डाइट है, जो मिनरल्स की कमी है, वाइटामिन की कमी है, वो दोनों साइड पे इफेक्ट होती है। मर्द भी वैसे इफेक्ट हो रहे होते हैं डाइट की वजह से, अगर डाइट उनकी पूरी नहीं है और मिनरल्स वाइटामिन पूरे नहीं है, और इस तरह से ख़वातीन भी सेम उसी तरह से इफेक्ट हो रही होती हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आजकल जो यंगर जनरेशन है उसमें डाइटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आई कीप ऑन टेलिंग देम कि अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बाद में आपके बाल भी इफेक्ट होंगे, आपकी स्किन भी इफेक्ट होगी, आपके जो दांत हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो ये
नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने कोयटा में मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सूबे में इंतज़ामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया है। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान में महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाए गए इकदाम के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया की मुक़र्रर करदा निर्खों में फ़राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कोयटा पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने कोयटा में मुलाकात की है और मुलाकात में वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सूबे में इंतज़ामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान में महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाए गए इकदाम के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मज़हर अब्बास से। मज़हर, इस मुलाकात का अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान कोयटा के दौरे पे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो से जो है वो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म को सूबे में जो इंतज़ामी अमूर है और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी आगाह किया। और अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने बलूचिस्तान में जो उन्होंने अपनी हुकूमत के बाद महंगाई के हवाले से महंगाई पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं उन इक़दाम के बारे में भी वज़ीर आज़म को बताया। और महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, मुलाकात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और ये थी PTV ताज़ा तरीन। डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके करेंगे तो दे विल टेल यू कि जी कि अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं या फिर सपोज कि आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है वो ये है कि कार्ब्स नहीं लेने। कार्बोहाइड्रेट जो डाइट में हमारी होती है, भी आपने चावल नहीं खाने, आपने रोटी नहीं खानी, आपने फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठे हैं वो नहीं खाने, ठीक है। तो ये कम करने के साथ फिर आप फूड सप्लीमेंट साथ लें जिनमें हमारे पास जिसको हम लोग मल्टीविटामिन बोलते हैं आम ज़बान में। मैं बात करना चाहूंगी डिटेल में, उस पर हम बात करेंगे कि मल्टीविटामिन्स का क्या इफेक्ट होता है। फरूख, ये बताइएगा कि ट्राइकोलॉजिस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, तो ट्राइकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है? अब हमको ज़रा क्लैरिफाई। डर्मेटोलॉजिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। वो स्किन की डिजीज़ेस, स्किन की प्रॉब्लम्स वो डील करते हैं और उनके लिए हेयर थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ट्राइकोलॉजी सिर्फ हेयर से रेलेवेंट है, उसमें सारी बातें बालों के बारे में की जाती हैं, उनकी लंबाई, उनके ट्रांसप्लांट और इससे रेलेवेंट होता है। तो ट्राइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी बड़ा मिनिमम है, यूएस में तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में लोग अभी इसकी तरफ उतने मुतवज्जो नहीं हैं। ये जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो लोग इस पर मुतवज्जो हैं। आप अगर टर्की की ही मिसाल ले लें कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की इंडस्ट्री $8 बिलियन की है। क्यों है कि उनके पास ट्राइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स जगह जगह हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग उनके पास आते हैं। उनको टूरिज़म उनकी बहुत बढ़ गई है, उनकी एयरलाइंस को हर चीज़ को फ़ायदा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर टूरिस्ट आएगा तो सेकेंडली उनके पास डॉलर्स आ रहे हैं, पाउंड्स आ रहे हैं जिस पे वो चार्ज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री हालांकि उनसे बहुत पुरानी है लेकिन ये इतनी डेवलप नहीं है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कम लोग हैं या वो रिज़ल्ट्स नहीं थे या होते जो कि वहाँ वो दिए जा रहे हैं टर्की के अंदर। वो क्यों दे रहे हैं? ऑब्वियसली ज़ाहिर है चार्ज भी उतना कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग प्रायोरिटी देते हैं कि कम पैसों में चीज़ मिल जाए। जब कम पैसों में मिलती है तो वो उस तरह से भी नहीं होती। सम टाइम ये भी होता है कुछ लोगों ने बड़े अच्छे पैसे पे किए होते हैं तो फिर भी उनको राइट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसकी वजह ये है कि जब प्री कंसल्टेशन करते हैं आप पेशेंट के साथ तो उसको आप सही डिटेल्स बताएं। अक्सर आप जो लोग कंसल्टेशन कर रहे होते हैं वो सेल्स पर्सन होते हैं, उनको डर लगता है कि क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए तो इसलिए वो बता देते हैं जो क्लाइंट चाह रहा होता है, शुगर कोट कर देते हैं। बाद में क्लाइंट को उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया। तो इसकी एक वजह पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि लोग बस पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हर किस्म की बात करते हैं कि जी बस आप करवा लीजिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिसने प्रॉपर इसकी तालीम ली हुई है, सैलून्स वगैरह पर ना जाइए। सेकेंडली पाकिस्तान का लॉ है कि इसके अंदर FCPS जनरल सर्जन या प्लास्टिक सर्जन का होना भी ज़रूरी है क्योंकि सर्जरी की तालीम जितनी सर्जन्स के पास है उतनी डर्मेटोलॉजी
क्योंकि थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, सही। क्योंकि सर्जरी में सम टाइम पेशेंट का ब्लीड लेवल देखना होता है, सम टाइम मेडिसिन देखनी होती है, ड्रग एडिक्ट आ जाते हैं, हमें पेशेंट नहीं बताता अक्सर कि वो ड्रग एडिक्ट है और वो ड्रग और ड्यूरिंग द सर्जरी बताता है, तो उसकी history ज़्यादा लेना अच्छी भी बहुत मैनेज ज़्यादा ज़रूरी उसकी हिस्ट्री में लोग नहीं बताते। सही। आप 10 दफ़ा उनसे पूछ लें, आप उनको बता दें, वो कहेंगे नहीं जी वी आर ऑल राइट, वो कहते हैं खैर है क्या कर लेंगे, हमारा वो तो बाद में हमें फेस करना पड़ता है। तो उसको जो ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट है डर्मेटोलॉजी से या ट्राइकोलॉजी से भी ज़्यादा वो सर्जन है, इसलिए दिस इज़ अ टीम वर्क, जिसका हेड सर्जन होता है उसके साथ बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। पहले कुछ साल पहले इसमें जो तरीका होता था कि FUT वो पीस काटते थे और स्टिचेस लगा देते हाँ, थे। बिल्कुल, पहले वो एक स्ट्रिप ली जाती जी, थी और आपको कोई ना कोई घूमता हुआ भी नजर आ रहा होगा यहाँ। सही सही, बिल्कुल। तो अब स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिनिमम हो गया है, क्योंकि FUE में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पाकिस्तान के अंदर भी बुरे रिजल्ट्स नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डेंसिटी लेवल जो मैं ऑफर कर रही हूँ मेरे क्लिनिक पे, वो पाकिस्तान में बड़े कम जगहों पे है। उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे हम दोबारा से आएंगे। डॉक्टर डाहा, यू वर टॉकिंग अबाउट मल्टी वाइटामिन्स, तो इनका क्या रोल है? सप्लीमेंट्स लेने से जो है क्या आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और क्या उम्र के साथ भी आपके बाल कम होते हैं? अच्छा देखें, जो उम्र के साथ बाल रिलेट करें हम, तो फिर वही लोग हैं कि जिनमें जेनेटिकली इनहेरिटेंस में आ रहा है कि जिनकी बॉल्डनेस होनी है, या फिर जिनके पेरेंटल और जो है हमारे फादर और मदर की साइड पे उनके हेयर फॉल हुआ है फैमिली में, तो उनका हेयर फॉल विद दी पासिंग एज कम ज़्यादा होता है, मतलब उनकी बाल्डनेस आना शुरू हो जाती है। लेकिन जिनका जेनेटिकली नहीं है तो उनका फिर एज से रिलेटेड नहीं होता। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो मल्टीविटामिन की ओल्ड एज तक भी आपके बाल अच्छे ओल्ड रह एज सकते तक आप देखें ना कि कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि जिनके ओल्ड एज तक बाल बहुत हेल्दी होते हैं, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती बाल्डनेस की, तो इसलिए उनको जो एज है उनको अफेक्ट नहीं करती उनकी हेयर फॉल पे और हेयर की स्ट्रेंथ पे। लेकिन जो दूसरी बात आपने मल्टीविटामिन से की है, मल्टीविटामिन इसलिए ज़रूरी है कि आजकल की एक तो ये कि जो मैंने बताया कि जो हम लोग डाइटिंग करते हैं, आजकल की जनरेशन में डाइटिंग का बहुत ट्रेंड है, तो डाइटिंग करते हुए हम काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स मिस कर जाते हैं जो कि हेयर की स्ट्रेंथ और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीविटामिन क्या करता है? मल्टीविटामिन उसको कवर करता है। दूसरा फैक्टर ये है कि आजकल की जो लोग डाइटिंग नहीं भी कर रहे, इवन दैन जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, उनका इस्तेमाल कम है, जिसकी वजह से भी उनको मल्टीविटामिन ज़रूरत होता है, क्योंकि रूटीन लाइफ में या रूटीन डाइट में जो उनको विटामिन और मिनरल्स चाहिए वो पूरे बॉडी को नहीं मिल रहा। करते हैं कि ले लेने चाहिए, ज़रूर लेने चाहिए जी, बिल्कुल रिकमेंडेड है। जो डाइज आजकल हम लोगों की जो यूज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ तो हैं जो कि होम बेस्ड होती हैं, आप उनको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सैलून यूज़ के लिए होते हैं, और वो भी लोग घर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ब्लीचिंग वगैरह, तो उससे भी तो बाल डैमेज होते हैं शायद। देखिए, बाल की जो ओवरऑल हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो डाइज यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल कौन सा है और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है ना, वो फिर डिपेंड करता है कि वो इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग ही उसको, मतलब ये कि हम कमेंट कर सकते हैं कि जी कि ये हेयर के लिए डैमेजिंग है या हेयर की हेल्थ को इतना अफेक्ट नहीं करते। ओवरऑल जो भी केमिकल आप यूज़ करते हैं, जो भी आप मतलब डाइज यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल्स होते ही है ना, तो वो फिर देखा जाता है कि जी कौन सा डाई है, उसकी क्वालिटी क्या है, जो कंपनी है वो कौन सी है, कितने अच्छे स्टैंडर्ड का बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर आपके हेयर की ग्रोथ पे और हेयर की हेल्थ पे अफेक्ट करता है। और इसीलिए कहते हैं कि स्कैल्प से इनको दूर रखें जब आप ये डाइज वगैरह लगा रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक फिर वो हेयर फॉलिकल को डैमेज कर सकती हैं और उससे हेयर फॉल वगैरह भी हो। देखें, जो हेयर की हेल्थ होती है ना, बेसिकली वो हेयर के रूट में होती है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जी कि आपकी रूट स्ट्रेंथन है, तो रूट स्ट्रेंथन है तो वो आपका हेयर डैमेज नहीं होगा। अच्छा। और अगर आपकी रूट वीक हो गई है तो हेयर डैमेज हो जाएगा, चाहे बाकी बाल आपका कितना मर्जी मोटा क्यों नहीं है। होता क्या, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी कि जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या हमारा टेस्टोस्टेरोन है जो कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होके हेयर की हेल्थ को डैमेज करता है, तो वो रूट पे जाके अफेक्ट करता है। ओके। जो डाइट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो रूट पे जाके हमारे ब्लड में जाके वहाँ पे जो एज हमारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके अफेक्ट करते हैं, जो हेयर की ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। और इसीलिए ये मुझे आपका ये पॉइंट बड़ा पसंद आया कि अगर हेयर रूट हेल्दी है तो फिर आप अगर कुछ ऊपर से लगा भी रहे हैं तो इट्स नॉट गोना बी डैमेजिंग फॉर योर हेयर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसकी रूट से आने ना, उसकी नरिशमेंट, उसकी ग्रोथ, वो सारा कुछ तो रूट से हो रहा होगा ना। और इसीलिए शायद ऑलिव ऑयल का मसाज या इस तरह से जो हम करते हैं, जो कि पुराने नुस्खे हैं, सदियों से लोग इस्तेमाल करें, तो इनका कोई गुड इफेक्ट होता है? गुड इफेक्ट नेचुरल सी बात है जी कि ऑलिव ऑयल है या कोई भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो रूट में जाके वो उसको एक हद तक, मतलब जितना वो अब्जॉर्ब होते हैं, वो उसको मॉइस्चराइज भी करते हैं और उसको वो नरिश भी करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए उनका ये इफेक्ट तो ज़रूर आता है। बाकी जो बात है हमारी कि हमारा ये कंसेप्ट बना हुआ है कि जी हम ऑयल यूज़ करेंगे तो डैंड्रफ कम हो जाएगी, ऑयल यूज़ करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो टू सम एक्सटेंट वैलिड है, बट ट्रीटमेंट ऑप्शन आप आगे डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हेयर फॉल को हम रोक कैसे सकते हैं, बिल्कुल उसकी रेमेडीज़ क्या है हमारे पास, और अगर बाल्डनेस हो गई है तो फिर हम क्या करें, तो मतलब वो आप आगे आपको बताएंगे जब आप ठीक है, आपसे पूछूंगी। सही है फ़ारूक, वेस्ट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आपने वेस्ट की बात की कि वहाँ पर सिल्क पिलोज यूज़ होते हैं और इवन सोते हुए कैप्स भी लोग पहनते हैं, इवन $100 तक ये सिल्क पिलोज मिल रहे होते हैं। तो क्या ये इफ़ेक्टिव होते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए? यानी आपका जब आप सोते हैं तो आपके बाल अगेंस्ट द पिलो जब रब होते हैं तो इनको कितना डैमेज होता है? क्या बालों को बांध कर सोना चाहिए? बाज़ लोग कहते हैं कि इनको बांध कर आप सोया करें, तो ये थोड़ा सा लोगों को बताएं ताकि पता चले। इसके बारे में मैं सबसे पहले तो आप अगर अपने घर में एग्जांपल लें कि जैसे हमारी माएँ हैं या नानियाँ हैं, वो कभी भी बाल खोल के नहीं सोती थी, हमेशा हमने अपनी माँ की चुटिया को बंधे हुए ही देखा है। ये जो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड हमने अडॉप्ट किया है कि बाल खुले हैं, आप देखें नॉर्मली जो लोग बांध के रखते हैं बाल, उनके स्प्लिट एंड्स कम होते हैं और उनके बाल हेल्दी होते हैं बाकी लोगों की निस्बत, क्योंकि बाल जितना खुला रहता है तो वो फ्रिक्शन उसको डैमेज करती है। तो सिल्क पिलो पे ऑब्वियसली स्टडी है, बाहर काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, चीप भी मिलते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं कि एटलीस्ट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन उसका ताल्लुक जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे रूट से नहीं है सिल्क पिलो का, रूट उन्हीं चीज़ों से हेल्दी होगी जो लिस्ट इन्होंने आपको बताई है कि वाइटामिन लें, सीरम्स आते हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स उनकी स्टडीज़ होती हैं, वो बड़े हेल्पफुल हैं कि अगर आप वो रूट में लगाएं तो वो रूट को हेल्दी कर देते हैं। पिलो ऑब्वियसली स्प्लिट एंड जो डेड हो जाता है, बाल टूटता है, उसको हेल्प करता है। सही। अच्छा डॉक्टर डाहा, जब पेशेंट आपके पास आता है तो क्या हर पेशेंट को ही ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है या रीग्रोथ पर भी आप लोग काम करते हैं? ये ज़रा बताइएगा ताकि पता चले कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं। आई वांट टू नो दैट। हाँ अच्छा मैडम, इसमें ये है कि हर पेशेंट को हमारी तो कोशिश होती है कि ट्रांसप्लांट ना करें, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि ट्रांसप्लांट एक लंबा प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव है, इट टेक्स टाइम, पेशेंट को एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये कि अब अगर सपोज कि पेशेंट हमारे पास आ गया कि जिसका पूरा सर ही बाल्ड है, ठीक, तो हमारे पास फिर कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। हमारी जो मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली वो ये कहता हूँ कि जी कि आप कोशिश करें कि आपके जो अपने ओरिजिनल हेयर हैं वो बच जाएं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम आपको डाइट प्लान दें या सपोज कि हम उसमें वाइटामिन और मिनरल्स ऐड कराएं उनकी डाइट में। दूसरा ये है कि हम जो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो और हमारे पास हैं वो हम लोग पीआरपी करते हैं। हाँ, पीआरपी के मुतालिक बताइएगा कि ये क्या प्रोसीजर होता है, इसको किस तरह से किया जाता है, कितना इफेक्टिव होता है? पीआरपी बहुत सिंपल और वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर एंड आई लव इट। ओके। उसकी रीज़न ये है कि पीआरपी आपका अपना ब्लड लेते हैं, जिसका भी पेशेंट का हमने पीआरपी करना, उसमें से हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। अच्छा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करके हम लोग स्काल्प में जहाँ पे हेयर थिन होते हैं वहाँ पे लोकली इंजेक्ट करते हैं। अब पीआरपी करता क्या है? पीआरपी है कि अपने ब्लड में से जब पीआरपी अलग किया जाता है तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। जो कि लोकली जाके उन एरियाज में जहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे जाके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। नेचुरल प्रोसेस है टोटल, अपनी ही बॉडी के आपके ग्रोथ फैक्टर्स निकाले गए हैं जो कि आपके अपने ही सर पे लगा दिए गए हैं, जो कि हेयर थिन थे वहाँ पे या कमज़ोर थे या बेबी हेयर थे। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो DHT होता है वो हेयर ग्रोथ को भी कम करता है और हेयर को लेंथन भी नहीं होने देता, उसकी लेंथ को भी अफेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वहाँ जाके उनको नरिश करते हैं। अच्छा। वहाँ पे जाके ग्रोथ को इन्हांस करते हैं और वहाँ पे जाके स्काल्प में लोकली ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। अब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने से फायदा क्या होगा? ब्लड, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में होते हैं, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो स्काल्प में जाके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो कि हेयर ग्रोथ को मजीद इन्हांस करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। जो बेबी हेयर, छोटे छोटे हेयर होते हैं सर पे और वो फुल ग्रो नहीं कर रहे होते, उनको दोबारा रीग्रो करेंगे। और एक बात वो ये कि आपके जो फॉलिकल्स, जिनमें से अगर फॉर एग्जांपल हेयर फॉल हो चुका हुआ है और फॉलिकल्स नीचे लाइव हैं, फॉलिकल्स आपका बाल गिरता है तो नीचे फौरन से फॉलिकल डेड नहीं होता। अच्छा, ठीक है। उसमें फिर जाके जब ग्रोथ फैक्टर्स ये वहां जाते हैं तो उनकी भी ग्रोथ को इन्हांस कर देते हैं। यानी जो बाल मौजूद हैं उनको भी ये नॉरिश कर रहे हैं और नए बाल भी निकल रहे हैं। नए बाल भी निकल रहे हैं, जो बाल गिर चुके होते हैं और आपके नीचे से जो रूट है, जो आप बात कर रहे थे हम, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं, हेयर फॉलिकल, अगर वो लाइव है, जिंदा है, उसकी डेड नहीं हुआ तो वो भी दोबारा रीग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से पीआरपी से बाल ना सिर्फ स्ट्रेंथन होते हैं, थिक होते हैं और हेयर फॉल भी कम होता है।
ठीक है। अच्छा फ़ारूक, हम हेयर ट्रांसप्लांट की, जिस तरह सर ने कहा कि बॉल्डनेस में इट्स एन ऑप्शन, तो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से किया जाता है, इसके मुतालिक हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट का अगर आप बात करते हैं, जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी एक्स्ट्रा जो आपने नहीं पूछी, पहले वक्तों में हम लोग वेट करते थे कि वो बाल्ड हो जाएं और फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। अभी ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी लोगों को बहुत थोड़ी सी भी बाल्डनेस आती है तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि वो अपने आप में परफेक्शन चाहते हैं, और उसमें भी ऑब्वियसली परफेक्शन दी जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का डोनर कैसा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो आपका सवाल था एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, इसमें सारा रिजल्ट बेस करता है क्लाइंट के डोनर एरिया पे, बैक एरिया जहाँ से हमने बाल उठाने हैं। अगर डोनर एरिया वीक है तो आप उसे चाहे कुछ भी कर लें तो क्लाइंट का वो रिजल्ट पॉसिबल नहीं है जो उसके माइंड में है, क्योंकि क्लाइंट आपको आके 17 साल पुरानी पिक्चर दिखाएगा कि मैं ऐसा था, मुझे ऐसा कर दो, जो कि बहुत मुश्किल होता है और किसी किसी के लिए बिल्कुल पॉसिबल भी होता है। तो अगर जैसे हमारी पहले कंसल्टेशन हो चुकी होती है क्लाइंट की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हेयर ट्रांसप्लांट जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिस जगह से हमने बाल को उठाना है उसे हम नमनेस से देते हैं। उसके बाद 1 by 1 FUE कहलाता है प्रोसीजर। आसान ज़बान में थोड़ा समझाऊंगी ताकि लोगों को समझ भी आए। FUE जिसमें हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम एक एक बाल को इंडिविजुअली उठा रहे हैं। पहले FUT होता था जिसमें पैर स्ट्रिप होती थी, स्ट्रिप ली जाती थी और वो बिल्कुल। अभी जो है इसमें इंडिविजुअली हेयर को हम निकालते हैं, फिर उसकी काउंटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट जो एरिया रिक्वायर्ड होता है डेंसिटी के साथ उस बाल को फिक्स कर देते हैं। कुछ लोगों के हमारे पास फॉलिकल कम होते हैं तो फिर हमें डेंसिटी लो रखनी होती है, कुछ लोगों के फॉलिकल हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उनको बहुत एक्स्ट्रा अच्छा डेंस पैक कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। इसका रिजल्ट आने में पहले 3 मंथ्स तक कोई रिजल्ट नहीं होता। 3rd मंथ के एंड में रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टेज के अकॉर्डिंगली हम भी PRP डिसाइड करते हैं। PRP के हवाले से मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि PRP को कुछ लोग मैजिक भी समझते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसको प्रेजेंट करते हैं कि आप 2 या 3 सेशन करवा लें तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। PRP कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर आप करवा रहे हैं तो आप माइंड में रखें कि आपको ईयर में 6 to 7 टाइम्स ज़रूर कराना पड़ेगा ताकि आपकी जो DHT जनरेट कर रही है बॉडी, वो PRP उसको ब्लॉक नहीं करती है। PRP सिर्फ आपकी रूट को नरिश करती है। तो हम DHT को नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो वो स्टीरॉइड है, वो पेशेंट की चॉइस है अगर वो जाना चाहता है स्टीरॉइड की तरफ या नहीं। तो PRP के लिए आप लोग ये माइंड में रखें कि आपने रेगुलर लेना है, और ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर लेते हैं तो फिर आपको अर्ली स्टेजेस में आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता नॉर्मली। वो कहते हैं जल्दी बस से वो 2 करा के कहते हैं कि नहीं वो तो बाल नहीं आ रहे, वो तो वो चीज़ नहीं बन रही। कुछ लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। कुछ लोग, मेरे पास एक पेशेंट है वो पिछले 4 साल से रेगुलर करवा रहे हैं, उनका टाइम होता है, उस पर आते हैं करवाते हैं, उनके बाल बिल्कुल जो उनकी स्टेज थी उसी में रुक गए। कॉस्ट कितनी है? मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा है और डिपेंडिंग ऑन के उसके बाल जो हैं वो कम हो गए हैं, तो अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मुश्किल सवाल है डॉक्टर साहब, माइंड ना करें। मतलब इसका जवाब डॉक्टर साहब से आप। वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ये बहुत ही एक्सपेंसिव सर्जरी है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं? देखिए, अभी मैडम ने आपको एक चीज़ बड़ी डिटेल में बताई है कि जी कि वो जब जो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो उनका मैडम भी इसी को इंडोर्स करेंगे कि उनकी फिर पूरा बाल नहीं होता, उनकी सिर्फ हेयर लाइन सेट करनी होती है। अच्छा, ठीक है। जो इतने कॉन्शियस होते हैं लोग कि जी वो पहले आ जाते हैं तो उनकी हेयर लाइन सेट करने के लिए फिर ये होता है कि फिर जितने ग्राफ्ट लिए जाते हैं ना, उस पे जितने आपने वहाँ से बाल लेने हैं बैक साइड से, टाइम भी उतना लगता है। और मतलब ये कि सपोज कि अगर सिर्फ हेयर लाइन सेट करनी है तो मे बी 6-7 आवर्स में प्रोसीजर हो जाए। अच्छा, 6-7 आवर्स? 6-7 आवर्स रूटीन में होता है। डिपेंडिंग ऑन स्किन। ठीक ठीक। आपने कितना आपने ग्राफ्ट लेने हैं, ठीक है, और कितने हेयर आपने वहाँ से लेने हैं। यानी जब डॉक्टर इतना टाइम दे रहा है और इतनी एफर्ट लग रही है तो डेफिनेटली इट्स गोना कॉस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हेयर ट्रांसप्लांट तो बेसिकली वेरी करता है, इसकी कोई फिक्स कॉस्ट हम नहीं बता सकते। PRP की बता सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 7 से लेके 15-20,000 तक नॉर्मली चार्ज करते हैं, और हर एक की अपनी एक्सपर्टी होती है। कुछ लोग इसको 25,000 में भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग 5,000, यानी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द केस। अच्छा, इसके लिए आपको जो आपका हेड है वो शेव करना पड़ता है, तो मर्द तो करवा लेंगे, अब औरतें क्या करेंगी, जरा मुझे ये बताइएगा।
औरतों में ये होता है कि जो औरतों की हेयर लाइन होती है ना, एक तो ये कि औरतों का वो मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं होती। अच्छा। मतलब औरतों का सर पूरा खाली नहीं होता। ठीक। औरतों का अगर ट्रांसप्लांट Chilling, करना भी that's a पड़े, good हाँ thing. ये एक अच्छी चीज़ है। सही। औरतों का अगर ट्रांसप्लांट करना भी हो तो उनकी फ्रंट लाइन ही सिर्फ सेट करनी होती है। ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जी उसका पूरा एरिया बाल्ड नहीं किया जाता, जहाँ से डोनर एरिया, जहाँ से हमने बाल लेने होते हैं, सिर्फ उस एरिया को वो किया जाता है, शेव किया जाता है, और वहाँ से बाल लेके उसकी थोड़ी सी केयर करनी होती है। हफ्ता एक, मतलब 7 days to 10 days आप केयर करें तो वो जहाँ से बाल लिए होते हैं तो वो भी वूंड प्रॉपरली हील हो जाता है। अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए पूरा बाल नहीं करना पड़ता। मर्द का प्रॉब्लम ये होता है कि जी उनका मोस्टली का पूरा पूरा सर बाल्ड होता है, जिसके लिए फिर हमें मैक्सिमम ग्राफ्ट लेने पड़ते हैं। अच्छा। तो मैक्सिमम ग्राफ्ट लेने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर हमें मैक्सिमम जगह से, हम जहाँ से भी ग्राफ्ट लेंगे ना, तो वहाँ से हमें वो एरिया शेव करना पड़ता है। ठीक। हाँ जी। अच्छा, अगर ये जो आपकी सेंट्रल पार्टिंग होती है वहाँ से बाल कम हो रहे हो या टेम्पल्स पे कम हो रहे हो, तो फिर और द पर्सन वांट्स कि उसको हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना है, तो उसको फिर आप कह रहे हैं कि पूरा शेव नहीं करना पड़ता, वो एरिया आप शेव कर देते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि हमें कितने ग्राफ्ट चाहिए और उसका डोनर एरिया है कितना। सही। अगर तो डोनर एरिया बहुत स्ट्रेंथन है और आगे भी बाल ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा एरिया है जो उसकी फिर आप हेयर वहाँ लाइन से पीछे लेके जा रही मैनेज है, कर लेंगे। हेयर लाइन पीछे जा रही है, सिर्फ उसी को सेट करना है, तो फिर हमें थोड़े से ग्राफ्ट चाहिए होते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली हम फिर उस एरिया को शेव करते हैं जहाँ से हमने ग्राफ्ट लेने होते हैं। अच्छा। और अगर सपोज कि हमारे पास पूरा ये सर बाल्ड है और वहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट करना है, तो फिर हमें पूरा सर ही वो बाल्ड करना पड़ता है। अच्छा, इसके कोई शेव साइड करना इफेक्ट्स पड़ता है। भी हैं? थोड़ा सा लोगों को बता दें कि थोड़ा सा लोगों के जहनों में होता है कि यार कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी थे जिनको थोड़े से प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना रिसर्च कर लें और एक मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्रैकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ऐसे जो सैलून्स वगैरह में या लोग बैठे हुए हैं क्लेम कर रहे हैं, तो उनके पास ना जाएं। राइट। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो पोस्ट ऑप केयर होती है। आप खुद डॉक्टर हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझती हैं कि जी के जो पोस्ट ऑप केयर है वो बहुत मैटर करती है। ठीक। अगर प्रोसीजर हो गया, ठीक है, और प्रोसीजर जो डॉक्टर्स कर रहे हैं जो वो तो मोस्टली प्रॉपर जो हमारी वो होती हैं एहतियात होती है या हाइजीन होती है, जो भी उसको स्टरलाइज करना होता है इक्विपमेंट्स को, वो सारा किया होता है उन्होंने। ठीक है। पोस्ट ऑप केयर में क्या होता है जी कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो प्रॉपर लें। बिल्कुल, डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, हाँ अब जी, आप करें। आप करें। जो मेडिसिन है वो प्रॉपर लें। मेडिसिन के अलावा जो डॉक्टर ने एहतियात बताई है वो प्रॉपर करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, वो रीज़न ये बनती है कि जी पेशेंट ट्रांसप्लांट करा के चला गया, उसने मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली और प्रॉपर ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन होके फिर पेशेंट ख़राब भी होता है और उसकी फिर वूंड भी बनता है और फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जाता है। अगर ना करें तो फिर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं या फिर एक फोबिया होता है माइंड में कि जी कि एक आपने सेलिब्रिटी का नाम मुझे पता है, मैं लूंगा नहीं उसके ऊपर ऑन एयर। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि पेशेंट को भी अपना रोल अदा करना है। डॉक्टर आपके घर नहीं जाएगा, उसने प्रोसीजर कर दिया, एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ। हाँ, हैव टू टेक केयर। और इसकी टेक केयर को बहुत लंबा अरसा भी नहीं होती। ठीक। यू नीड टू बी केयरफुल अराउंड 10 days। सही सही। और बिल्कुल 10 days में वूंड हील हो जाता है। अगर उस तक आप ख्याल कर लें अपना, भी उसको डस्ट से बचाएं आप उसको, और आप ऐसा ना हो कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, तो थोड़ा सा ख्याल रखें तो कोई इतना मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है जी। वन लाइनर मैसेज, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। पैगाम यही है आप लोगों से, अपने आप से प्यार करें और खुश रहें और बहुत ज़्यादा पानी पिएं। हाँ, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। थैंक यू सो मच हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने बालों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की, और जिस तरह के डॉक्टर साहिबान ने कहा कि आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी सेफ़ हैं, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, घने हों, हेल्दी हों और चमकदार हों, तो फिर उनकी केयर कीजिए, और उसके लिए ऑलिव ऑयल का मसाज बहुत अच्छा है, प्रोटीन मास्क आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ डाइट का ख्याल रखिए, क्योंकि विटामिन ए आपके बालों में नमी को बरकरार रखता है, विटामिन बी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को मैक्सिमाइज करता है, विटामिन सी कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह जिंक के इस्तेमाल से खुश्की कम होती है।